सीक्रेट घर जमाई पति कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट किया करो यार। आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो करते ही नहीं है। पूरी कहानी सुन लेते हैं 1 घंटे की। और दोस्तों, अगर मैंने आपको कहा कि जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में डाल दें, हम आपको वो शॉपिंग वॉलेट में टैग कर देंगे और आप वहाँ से खरीद पाएंगे। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सुनेंगे हम कहानी सीक्रेट घर जमाई पति। शुरू करते हैं कहानी। जिंदगी और मौत, अंडरवर्ल्ड का वो प्यार की जंग अब अपने सबसे खौफनाक और रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। वहीं योगेश रायचंद का आदेश मिलते ही जो कुछ देर पहले तक अपनी नाकामी पर आंसू बहा रहे थे, वह अचानक एक मशीन में तब्दील हो गया। अंडरवर्ल्ड का वो सबसे खूंखार दायां हाथ अब पूरी दुनिया के नेटवर्क अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए तैयार था। उसने तुरंत अपना एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन निकाला। उसकी उंगलियों की कीपैड पर बिजली की रफ्तार से चलने लगी। सिकंदर ने दहाड़कर अपने सांप से खास गुर्गे को आवाज देकर कहा, रंगा, हॉस्पिटल का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दो। हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ के अलावा यहाँ कोई और सिग्नल अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। पाशा को खबर करो कि वो कबाड़ खाने का काम जल्दी निपटाए और मेन बैकअप टीम को एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय रखे। इसके बाद सिकंदर ने सीधे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी को सीक्रेट लाइन पर कॉल किया। उसकी खुरदरी और भारी आवाज फोन के पार गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ, रायचंद एम्पायर का द ब्लैक हॉक अगले 10 मिनट में रनवे पर 3 से टेक ऑफ करेगा। इस रूट को सीधे अमेरिका के लिए क्लियर करो। वहीं उसकी बात सुनकर एटीसी चीफ, जो रात की शिफ्ट में था, पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन सिकंदर भाई, इस वक्त बिना प्रायर क्लियरेंस की इंटरनेशनल फ्लाइट, वो भी अमेरिका के लिए, यह एविएशन नियमों के खिलाफ है। हमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। तभी सिकंदर ने फोन पर चीख कर कहा, या तो मुझे वो क्लियरेंस दो या अगले 5 मिनट में तुम्हारे घर पर बैठे हुए तुम्हारे दोनों बच्चों और तुम्हारी बीवी के सिर में गोली मार दी जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर के स्विस बैंक अकाउंट में अभी अभी $50 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा, रास्ता साफ करो। उसकी यह बात सुनकर एटीसी चीफ के कान सुन हो गए। खौफ का स्तर इतना भयानक था कि एटीसी चीफ ने बिना किसी सोचे अपने सिस्टम पर द ब्लैक हॉक को वीवीआईपी मेडिकल इमरजेंसी का दर्जा देकर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के एक गुप्त हैंगर से रायचंद एम्पायर को बेड़ा खास काले रंग का सुपरसोनिक प्राइवेट जेट द ब्लैक हॉक रनवे पर आ गया। ये कोई आम जेट विमान नहीं था। ये फाइटर जेट की तकनीक से बना था, जो आम कमर्शियल प्लेन से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता था। गगनभेदी गर्जना के साथ द ब्लैक हॉक ने दिल्ली की जमीन छोड़ी और आसमान का सीना चीरकर अमेरिका की तरफ उड़ चला। सिर्फ विमान भेजना काफी नहीं था। अमेरिका में जाकर उस अति सुरक्षित एडवांस एडेनोसिन एक्स इंजेक्शन को हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती थी। सिकंदर ने तुरंत वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में बैठे रायचंद एम्पायर के अंडरकवर एजेंट्स, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, जो सालों तक वहां के सिस्टम में घुसे हुए थे। सिकंदर का फोन एक हाई रैंकिंग रशियन अमेरिकन फिक्सर्स माइकल को लगा। सिकंदर ने अपनी अंग्रेजी में कहा, माइकल, बड़े मालिक का सीधा ऑर्डर है। जॉन हिम्पिंग्स या मायो क्लिनिक्स के जिस भी टॉप रिसर्च लैब में एडवांस्ड एडेनोसिन एक्स का स्टॉक मौजूद है, मुझे एक वायल चाहिए, कीमत जो कोई भी हो। आगे से माइकल ने घबरा कर कहा, सिकंदर, वो ड्रग अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। वो लेवल 4 सिक्योरिटी वोल्ट में रखा जाता है। उसे खरीदना नामुमकिन है। इसके लिए फेडरल परमिशन चाहिए। तभी सिकंदर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने खरीदने को नहीं कहा माइकल, मुझे कहा वो चाहिए। और अगर वो लोग प्यार से नहीं देते तो लैब को हाई चेक कर लो, हथियारों का इस्तेमाल करो, गार्ड्स को मार डालो, पूरे वॉशिंगटन की बिजली काट दो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन जब हमारा ब्लैक हॉक वहां के रनवे पर लैंड करे तो इंजेक्शन एक क्रायोजेनिक बॉक्स में तैयार मिलना चाहिए। बड़े मालिक ने पूरी दौलत लुटाने का हुक्म दिया है। जो टीम ये काम करेगी उसे मुंह मांगा सोना मिलेगा। और तुम फेल हुए तो तुम जानते हो कि बड़े मालिक क्या करेंगे। सिकंदर की आवाज में मौत की ठंडक थी। उसकी यह बात सुनकर आगे से माइकल ने अपनी बंदूक लोड करके कहा, समझ गया सिकंदर भाई। तभी अगले ही कुछ घंटों में अमेरिका की टॉप रिसर्च हॉस्पिटल में एक ऐसी खामोश लेकिन खौफनाक डकैती हुई, जिसकी भनक एफबीआई को तब लगी जब वो लोग इंजेक्शन लेकर वहां से निकल चुके थे। रायचंद के कमांडोज ने हॉस्पिटल के मेन सर्वर को हैक किया, सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए अंधा कर दिया। हथियारों के दम पर चीफ रिसर्चर्स की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उस एडेनिसिन एक्स की 2 अमूल्य वाइल्स हासिल कर ली।
जैसे वो इंजेक्शन से बाहर आया, द ब्लैक हॉक अमेरिका के एक प्राइवेट रनवे पर लैंड कर चुका था। इंजन बंद भी नहीं हुए थे। इंजेक्शन का वो स्पेशल क्रायोजेनिक बॉक्स, उसमें उसे -डिग्री तापमान पर रखा जाता, जेट के अंदर पहुंचा दिया गया। अगले ही पल जेट ने वापस इंडिया की तरफ अपनी वापसी की उड़ान भर ली। पूरी दुनिया के नियम टूट चुके थे, सरहदें छोटी पड़ गई थी, रडार्स को अंधा कर दिया गया था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि एक पिता अपनी बहू की सांसों के जरिए अपने बेटे की नफरत को प्यार में बदलना चाहता था। इसी समय उधर संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर जैसे समय ठहर सा गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीत चुके थे। ओडी नंबर 2 के बाहर योगेश रायचंद उसे वीआईपी सोफे पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। उनकी दोनों आंखें उस लाल बल्ब पर टिकी थी जो अभी भी जल रही थी। उनके हाथों में पकड़ी वो सोने की मुठ वाली छड़ी उनकी उंगलियों के दबाव से कांप रही थी। वंडरवर्ल्ड का भगवान आज अपनी सारी दौलत, अपना सारा एम्पायर दांव पर लगाकर बस आसमान से एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। नीलम मल्होत्रा, जो कुछ घंटे पहले तक योगेश को गालियां दे रही थी, वो अब एक कोने में खामोश बैठी थी। उन्होंने पिछले 4 घंटों में जो कुछ भी देखा, उनके नजरिए को पूरी तरह से उसने बदल कर रख दिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक खूंखार इंसान ने अपनी बहू की जान बचाने के लिए आसमान और जमीन को एक कर दिया। उन्होंने सिकंदर को फोन पर पागलों की तरह चीखते हुए करोड़ों डॉलर्स हवा में उड़ाते हुए सुना। उन्होंने योगेश रायचंद की आंखों में वो लाचारी और बेबसी देखी जो सिर्फ एक सच्चे पिता की आंखों में हो सकती है। नीलम मल्होत्रा समझ चुकी थी कि भले ही इंसान अंडरवर्ल्ड का डॉन हो, भले ही इसकी दुनिया खूनी हो, लेकिन इसके दिल में अपने परिवार, अपने बेटे, अपनी बहू के लिए जो प्यार है, वो दुनिया में किसी भी आम इंसान से लाख गुना ज्यादा गहरा और पवित्र है। नीलम जी ने अपने हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी काव्या की सांसें दे दो। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी ने जिस इंसान को अपना पति चुना, उसका परिवार कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा फौलादी साया है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। बर बस मेरी काव्या की आंखें खोल दे भगवान। इसी समय उधर ओटी नंबर 1 में, जहां अभय को सिडेक्टिव दिया गया था, उसको 6 घंटे का वक्त बीत चुका था। सिडेक्टिव का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा। अभय का वो फौलादी और मजबूत शरीर जो मौत से लड़कर वापस आया था, अब दोबारा से होश की दुनिया में कदम रख रहा था। अभय के अचेतन मन में वो सारे दृश्य फिर से घूमने लगे। काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर गोली की आवाज, काव्या का खून से लथपथ गिरना, और फिर योगेश रायचंद का उस ओटी में आना। ये सब देखते हुए अभय ने हड़बड़ाकर कहा, काव्या। अभय की आंखों में एक भयंकर झटके के साथ वो खुल चुकी थी। वो हाँफते हुए उठा, लेकिन सीने में हिस्से में एक भयंकर डैमेज और टूटी पसलियों के दर्द ने उसे वापस तकिए पर पटक दिया। अभय के मुंह से दर्द की एक भयानक कराह निकली। वो जोर से चिल्लाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खोलता हुआ लोहा डाल दिया हो। उसकी मॉनिटर बीप बीप अचानक तेज हो गई, जिससे ओटी में मौजूद नर्सें तुरंत अलर्ट हो गई। एक नर्स ने दौड़कर माथुर को बुलाया, जो पास एक कैबिन में बैठे मॉनिटर्स को चेक कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर के पास जाकर कहा, सर, पेशेंट को होश आ गया, उनका हार्ट रेट फिर से शूट कर रहा है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर माथुर तुरंत अंदर चले गए। वह अभय की आंखें लाल थी। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसका शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द उसके दिल में था। उसने अपनी धुंधली नजरों से डॉक्टर माथुर को पहचाना, तुरंत अपना बायां हाथ बढ़ाया और डॉक्टर माथुर के सर्जिकल गाउन को पकड़ लिया। उसने हकला कर कहा, डॉक्टर, काव्या मेरी पत्नी। अभय की आवाज इतनी सूखी, फटी हुई और कमजोर थी कि उसे सुनना भी मुश्किल था। अभय के वो शब्द किसी भी पत्थर दिल के इंसान को रुला सकते थे। जो आदमी अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आगे नहीं झुका, आज वो एक डॉक्टर के सामने अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांग रहा था। तभी डॉक्टर माथुर ने बड़े ही नरमी, सहानुभूति के साथ अभय का एक हाथ थाम कर कहा, शांत हो जाइए मिस्टर रायचंद, प्लीज शांत हो जाइए। आप बहुत कमजोर हैं, आपको ज्यादा बोलने हिलने की इजाजत नहीं। तभी अभय ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर फुसफुसा कर कहा, भाड़ में गई शांति, मुझे सच सच बताओ डॉक्टर, मेरी काव्या क्या वो जिंदा है? क्या उसकी सांसें चल रही हैं? उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। अभय की नजरों में एक ऐसा खौफनाक था कि वो जैसे दुनिया की सबसे मनहूस खबर सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसे लग रहा था कि 6 घंटे बीत चुके हैं और काव्या की हालात उतनी क्रिटिकल थी तो शायद शायद वो हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। और इस ख्याल मात्र से ही अभय की सांसें अब उखड़ने लगी थी। डॉक्टर माथुर ने गहरी सांस ली।
उन्हें याद था कि योगेश रायचंद ने कहा था। उन्हें पता था कि इस बेटे के दिल में अपने पिता के लिए कितनी बड़ी गलतफहमी और नफरत भरी है। अब वक्त आ गया था अभय को वो सच्चाई बताई जाए जो इस पूरे कुरुक्षेत्र का रुख बदल सकती थी। डॉक्टर माथुर ने बहुत स्थिर, शांत और विश्वास भरी आवाज में कहना शुरू करके कहा, मिस्टर रायचंद, काव्या मैडम जिंदा है। ये शब्द सुनते ही अभय की वो रुकी हुई सांस वापस आ गई। उसकी आंखों में जो आंसू निकले वो अब खौफ के नहीं बल्कि एक असीम राहत के थे। अभय ने आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो जिंदा है। तभी डॉक्टर माथुर की आवाज फिर से गंभीर हो गई। उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन उनकी ये लेकिन सुनकर आगे से अभय ने झटके के साथ आंखें खोलकर कहा, लेकिन क्या डॉक्टर, मुझे पूरी बात बताओ, मैं सब सुन सकता हूँ। तभी डॉक्टर माथुर ने पास रखी एक स्टूल खींची, अभय के बेड के बिल्कुल करीब बैठ गई। डॉक्टर माथुर ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मिस्टर रायचंद, मैं आपसे जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। काव्या जी की हालत 6 घंटे पहले जितनी खराब थी वो आज भी उतनी ही नाजुक है। गोली ने उनके हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनका दिल खुद से पंप नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह से वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट मशीनों के सहारे जिंदा हैं। उसकी ये बात सुनकर अभय की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, तो तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग उसे बचा क्यों नहीं लेते? आगे से डॉक्टर माथुर ने सच्चाई कबूल कर कहा, हम बेबस थे मिस्टर रायचंद। इंडियन मेडिकल साइंस के पास या हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं जो उस भयंकर कार्डियक शॉक को रिवर्स कर सके। हमारे पास काव्या जी को बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा था। अभय ने तड़प कर पूछा, कौन सा रास्ता? तभी डॉक्टर ने उसको समझा कर कहा, एक स्पेशल इंजेक्शन, एडवांस एडेनोसिन एग्स। ये इंजेक्शन सीधे हार्ट में दिया जाता है ताकि वो दोबारा नॉर्मल काम कर ले। लेकिन समस्या ये थी कि इंजेक्शन पूरी एशिया में नहीं था, ये सिर्फ अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट लैब्स में मौजूद था। उसकी बात सुनकर अभय का दिमाग सुन्न हो गया। अमेरिका? तभी डॉक्टर माथुर ने आगे बताकर कहा, हमारे पास काव्या को बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त था। अगर 24 घंटे में इंजेक्शन नहीं आता तो काव्या जी का हार्ट हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाता। उसकी बात सुनकर अभय पागलों की तरह रोने लगा। उसने सिसक कर कहा, तो फिर 24 घंटे अमेरिका? ये तो नामुमकिन है डॉक्टर। क्या तुमने मेरी काव्या को मरने के लिए छोड़ दिया? आगे से डॉक्टर माथुर ने अभय के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर कहा, नहीं मिस्टर रायचंद, यहीं पर आप गलत हैं। हमने काव्या जी को नहीं छोड़ा और ना ही उस इंसान ने छोड़ा जिसे आप अपनी पत्नी का कातिल समझ रहे हैं। उनकी बात सुनकर अभय के आंसू अचानक रुक गए। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने हकला कर पूछा, क्या क्या मतलब डॉक्टर? तभी डॉक्टर माथुर ने बहुत ही गहरी और जज्बाती सांस ली। उन्होंने उस खूंखार बड़े मालिक का वो रूप बयां करना शुरू कर दिया जिसने पूरे हॉस्पिटल को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने अभय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रायचंद, जब हमने बाहर जाकर यह बताया कि काव्या जी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, हमें अमेरिका से वो इंजेक्शन चाहिए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे बाहर क्या हुआ। डॉक्टर माथुर की आवाज में एक अजीब सा खौफ और एक गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, आपके पिता योगेश रायचंद, जिन्हें आप कातिल समझ रहे थे, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने उसी वक्त उसी कॉरिडोर में खड़े खड़े पूरे दुनिया को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। उनकी बातें सुनकर अभय के दिल में जोर से धड़कनें बढ़ने लगी। उसका दिमाग डॉक्टर की बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर माथुर ने आगे कहा, आपके पिता ने चिल्लाकर सिकंदर को हुक्म दिया कि चाहे अमेरिका की सरकार को खरीदना पड़े, चाहे लैब को हाईजैक करना पड़े, चाहे अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाने पड़े, लेकिन उनकी बहू की सांसें नहीं रुकनी चाहिए। डॉक्टर माथुर की आंखों में अभी खौफनाक मंजर की यादें ताजा हो गई। उन्होंने पूरी बात को याद करके आगे कहा, उन्होंने अपना सबसे तेज सुपरसोनिक प्राइवेट जेट द ब्लैक होक बिना किसी क्लियरेंस की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के लिए उड़ा दिया। उन्होंने एटीसी को धमकाया, एविएशन मिनिस्टर्स को खरीदा। उनके कवर एजेंट्स ने अमेरिका के उस रिसर्च हॉस्पिटल्स में धावा बोलकर हथियारों के दम पर वो इंजेक्शन हासिल कर लिया है। उनकी ये बातें सुनकर अभय की आंखें फट गई। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसका वो पिता जो कुछ घंटे पहले वो उसे गालियां दे रहा था, जिसे वो काव्या की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, वो इंसान काव्या की जान बचाने के लिए अमेरिका की सरहदों को तोड़ रहा था। तभी डॉक्टर माथुर ने अभय के चेहरे पर आते ही एक भयंकर पछतावे और सदमे को देखकर कहा, मिस्टर रायचंद, आपके पिता ने सिकंदर से कहा था, मेरी पूरी दौलत, मेरे पूरे एम्पायर का खजाना खोल दो, पानी की तरह पैसा बहा दो,
लेकिन मेरी बहू की धड़कन रुकनी नहीं चाहिए। वो इंसान बाहर पत्थर की तरह बैठा है। उसने पिछले 6 घंटों में पानी का एक घूंट तक नहीं पिया और सिर्फ काव्या जी के उस ओटे के लाल बल्ब को घूर रहा है। उनकी ये बातें सुनकर अभय के सीने में एक ऐसा तूफान उठा जो उसके शारीरिक दर्द से लाख गुना ज्यादा तकलीफ देह था। उसने मन ही मन खुद को कोस कर कहा, मैंने मैंने ये क्या कर दिया। ये सोचकर अभय की अंतरात्मा चीख चीख कर रोने लगी। उसने आगे सोचा, मैंने उस इंसान को अपनी पत्नी का कातिल कह दिया। जो इंसान मेरी पत्नी की एक सांस के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ रहा है। मैंने उस पिता का हाथ झटक दिया जो मेरे लिए अपना वो खूनी एम्पायर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अभय को याद आया कि कैसे सिकंदर ने उसे बताया कि यह हमला सोलोनिक और कुपैटो का है। लेकिन अभय ने अपने गुस्से और दर्द में नशे में सिकंदर की एक बात भी यकीन नहीं किया। उसने अपने पिता के उस प्यार को, उस तड़प को देखा ही नहीं जो उनकी आंखों में छलक रहा था। अभय फूट फूट कर रोने लगा। उसके सीने में वो टांके दर्द कर रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके आंसू अब अपने पिता के लिए थे और जिसे उसने बिना सोचे समझे जलील कर दिया था। उसने ये याद करके डॉक्टर माथुर से कहा, डॉक्टर, वो इंजेक्शन कहाँ है डॉक्टर? क्या वो पहुंच गया? क्या वह बच गई? उसकी ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, मिस्टर रायचंद, मैंने कहा था ना कि आपके पिता के लिए इस दुनिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिस काम में आमतौर पर कम से कम 48 घंटे लगते, आपके पिता के नेटवर्क ने उसे 12 घंटे के अंदर मुमकिन कर दिया। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखकर कहा, फ्लाइट अमेरिका से निकल चुकी है। वो इंडियन एक्सप्रेस में एंटर भी कर चुकी है और सिर्फ कुछ घंटों की बात है मिस्टर रायचंद। सिकंदर और उनकी टीम एयरपोर्ट पर द ब्लैक होल का इंतजार कर रही है। जैसे वो इंजेक्शन यहाँ पहुंचेगा, हम सीधे काव्या जी के हार्ट में इंजेक्ट कर देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पिता की ये मेहनत, ये पागलपन काव्या जी को मौत के मुंह से वापस खींच लाएगा। अभय ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और डॉक्टर माथुर के सामने नहीं, बल्कि उस अदृश्य पावर के सामने जोड़ रहा था जो इस वक्त काव्या उसकी जान बचा रही थी, उसके पिता। अभय ने सिसक कर जिद करके कहा, मुझे मुझे उनसे मिलना है डॉक्टर। मुझे अभी के अभी अपने पिता से मिलना है। मुझे उनसे माफी मांगनी है। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने गहरी और समझदारी भरी सांस ली। डॉक्टर ने अभय के कंधों को सहला कर कहा, मिस्टर रायचंद, आपके पिता बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको अभी इस बेड से उठने की इजाजत नहीं दे सकता। आपकी हालत अभी नाजुक है। अगर आप उठेंगे तो आपके टाके फट जाएंगे। लेकिन आगे से अभय ने तड़प कर कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस एक बार उनका चेहरा देखना है। उसकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने मुस्कुरा कर कहा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर रायचंद। मैं खुद बाहर जाकर उन्हें अंदर भेजता हूँ। वो भी पिछले 6 घंटों से आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। आप बस आराम कीजिए। यह कहते हुए डॉक्टर माथुर उठे और ओटे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहीं अभय अब उस बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उसका दिल इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में था। एक तरफ काव्या की सांसें जो उस अमेरिकी इंजेक्शंस का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसका वो पिता था जो अपनी सारी दुनिया दांव पर लगाकर वो इंजेक्शन ला रहा था। अभय को समझ आ गया कि बड़े मालिक का रुतबा सिर्फ मौत बांटने के लिए नहीं, जब बात अपने परिवार पर आती है तो वो खौफनाक माफिया डॉन एक ऐसा रक्षक बन जाता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी मौत भी अपना रास्ता बदल ले। अभय ने अपने आंसू पोंछकर मन ही मन कहा, मुझे माफ कर देना पापा। मैंने आपको पहचानने में बड़ी गलती कर दी। अगर काव्या बच गई तो मैं कसम खाता हूँ, हम दोनों मिलकर आपकी इस तन्हाई को, आपके इस खूनी एम्पायर के दागों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। हम एक परिवार बनेंगे। वहीं इधर इसी समय बाहर की दुनिया में दिल्ली एयरपोर्ट के उस वीआईपी और बड़े सीक्रेट हैंगर पर रायचंद एम्पायर का खौफनाक काफिला खड़ा था। सिकंदर खुद अपनी काली बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद था। आसमान की तरफ उसकी आंखें टिक गई थी। 12 घंटे का वो खौफनाक काउंटडाउन अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। काव्या की सांसें ओटी नंबर 2 में धीरे धीरे टूट रही थी। मशीनों की बीप बीप कमजोर होती जा रही थी। तभी आसमान के उन बादलों को चीरते हुए एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। द ब्लैक हॉक, काले रंग की वो सुपरसोनिक प्राइवेट जेट जो मौत को मात देने के लिए अमेरिका से उड़ा था और अब दिल्ली के रनवे पर लैंड कर रहा था। जेट के टायरों ने जैसे ही जमीन को छुआ, एक भयंकर चिंगारी उठी। ये देखकर सिकंदर का दिल जोर से धड़क रहा। जेट अभी भी पूरी तरह से रुका नहीं था कि उसका दरवाजा खुल गया
रायचंद का एक खूंखार एजेंट हाथ में एक छोटा सा सफेद रंग का क्रायोजेनिक बॉक्स लिए बाहर की तरफ भागा और उस बॉक्स से ठंडी भाप निकल रही थी। सिकंदर ने दौड़कर वो बॉक्स अपने हाथों में लिया। ये कोई मामूली बॉक्स नहीं था, ये काव्या की जिंदगी थी, यह अभय की सांसें थी, ये योगेश रायचंद के एम्पायर का भविष्य था। सिकंदर ने पागलों की तरह दहाड़ मारी और गाड़ी में छलांग लगाकर कहा, गाड़ी लगा लो, संजीवनी अस्पताल कोई ब्रेक नहीं लगेगा, अगर कोई सामने आए तो उसे उड़ा दो, लेकिन मुझे 5 मिनट के अंदर ये बॉक्स ओटी नंबर 2 के अंदर चाहिए। उसका ये ऑर्डर सुनते ही काले रंग की वो फॉर्च्यूनर गाड़ियां अपने पुलिस सायरन को पूरी ताकत से बजाकर दिल्ली की सड़कों पर एक खौफनाक मौत की रफ्तार से दौड़ पड़ी। समय का पहिया अपनी आखिरी टिक टिक कर रहा था। हॉस्पिटल के अंदर योगेश रायचंद ओटी नंबर 1 के दरवाजे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर माथुर ने उन्हें बता दिया कि अभय उनसे मिलना चाहता है। अभय की वो नफरत अब प्यार और पछतावे में बदल चुकी थी। योगेश रायचंद के होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने ओटी के अंदर कदम नहीं रखा। योगेश रायचंद ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़कर कहा, मैं अपने बेटे से तब तक आंखें नहीं मिलाऊंगा डॉक्टर, जब तक मैं उसकी काव्या को, उसकी जान को पूरी तरह से मौत के मुंह से वापस खींचकर उसके सुपुर्द नहीं कर देता। एक बार वो इंजेक्शन आ जाए, एक बार मेरी बहू की आंखें खुल जाए, तब मैं एक पिता की तरह अपने बेटे के पास जाऊंगा। योगेश रायचंद की वो प्रतिज्ञा, वो फौलादी इरादा अब 12वें घंटे की आखिरी घड़ी पर टिका हुआ था। वहीं उधर दिल्ली की उन सर्द खामोश सड़कों पर आज एक ऐसा तूफान उड़ रहा था जिसकी रफ्तार ने हवाओं को पीछे छोड़ दिया। द ब्लैक हॉक के रनवे पर छूते ही सिकंदर ने सफेद रंग के क्रायोजेनिक बॉक्स को अपने सीने से लगा लिया था और गाड़ी नेशनल हाईवे को चीरकर संजीवनी अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ियों के हूटर और अवैध पुलिस सायरन इतनी भयानक और तेज आवाज कर रहे थे, बचे खुचे सन्नाटे से दूर दूर तक लोग अपने घरों में सिहर उठे। सिकंदर बीच वाली गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा था और उसकी आंख, जिसके नीचे तलवार का वो खौफनाक निशान था, वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। सिकंदर ने आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने सबसे खूंखार गुर्गे को दहाड़ कर कहा, कालिया, गाड़ी 160 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई रेड लाइट आए तो, बैरिकेड आए तो उसे तोड़कर निकल जाना। अगर पुलिस की गाड़ी रास्ता रोके तो उसे उड़ा देना, लेकिन मेरी गाड़ी की रफ्तार 1 सेकंड के लिए कम नहीं होनी चाहिए। उसके यह बात सुनकर आगे से कालिया ने पसीने से तरबतर होकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर कहा, भाई एक्सीलेटर पूरा दबा दिया, इंजन इससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा। तभी सिकंदर ने कहा, इंजन फटे तो फटने दे, लेकिन मुझे अगले 3 मिनट के अंदर सामने हॉस्पिटल का गेट चाहिए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रायोजेनिक बॉक्स, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से एक भयंकर ठंडक थी, वो सिकंदर के खून से सने और खुरदरे हाथों को सुन कर रहा था। लेकिन सिकंदर को उस ठंडक की कोई परवाह नहीं थी। सिकंदर का दिमाग इस वक्त सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ रहा था। उसने बड़बड़ा कर कहा, छोटे मालिक ओटी नंबर 1 में तड़प रहे हैं, बड़े मालिक ओटी के बाहर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या कर रहे हैं। अगर इस बॉक्स के पहुंचने में 1 सेकंड की देरी हुई तो रायचंद एम्पायर का वारिस हमेशा के लिए टूट जाएगा। काव्या मैडम सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो हमारे छोटे मालिक की रूह है। गाड़ियों का काफिला दोहा कुआं के फ्लाईओवर को पार करके सीधा संजीवनी हॉस्पिटल के रूट वाले पर मुड़ गया। इधर इसी समय संजीवनी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में मौत अपना फंदा धीरे धीरे कस रही थी। माहौल इस कदर खौफनाक और निराशाजनक हो चुका था कि ओटी में मौजूद 6 सीनियर सर्जन्स और 4 नर्सों की सांसें भी काव्या की गिरती हुई हार्ट बीट के साथ उखड़ने लगी। तभी मॉनिटर के पास खड़ी एनेस्थेटिक्स नर्स ने रोने की आवाज में कहा, डॉक्टर खन्ना, पेशेंट का वेंट्रिकुलर फाइब्रेशंस शुरू हो गया, हार्ट की मसल अब सिर्फ फड़फड़ा रही है, वो खून पंप नहीं कर रही। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर खन्ना, चीफ सर्जन सेन गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं काव्या का सीना अभी भी खुला हुआ था। गोलियों ने जो कहर बरपाया था, उसके घाव तो सील दिए गए थे, लेकिन दिल उस भयंकर ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मॉनिटर की वो हरी लाइन जो जिंदगी का सबूत थी, वो अब बहुत ही छोटी और बेतरतीब लहरों में बदल चुकी थी। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने चिल्लाकर कहा, हमें उन्हें सीपीआर देना होगा, मैनुअल पंपिंग शुरू करो। उन्होंने खुद अपने हाथों से काव्या के दिल के आसपास बहुत ही सावधानी से दबाव डालना शुरू किया ताकि खून का बहाव दिमाग तक पहुंचता रहे। लेकिन वो जानते थे कि ये सिर्फ कुछ मिनटों का खेल है। अगर वो ज्यादा ही एडवांस एडेनोसिन एक्स इंजेक्शन अब नहीं आया तो काव्या के ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और वो
हमेशा के लिए ब्रेन डेड हो जाएंगी। तभी डॉक्टर खन्ना ने पसीना पोंछकर कहा, कितना वक्त हो गया है? एक डॉक्टर ने घड़ी को देखकर कहा, सर 12 घंटे पूरे होने वाले हैं। अगर वो इंजेक्शन। जूनियर डॉक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि हॉस्पिटल के बाहर टायरों की एक ऐसी भयंकर चीख गूंजी जैसे किसी ने चलती हुई ट्रेन की ब्रेक लगा दी हो। काले रंग की बख्तरबंद गाड़ियां हॉस्पिटल के पोर्च में आकर एक झटके के साथ रुक गई। गाड़ियों के टायर से धुआं उठ रहा था, रबड़ के जलने की बदबू फैल रही थी। पूरी पूरी गाड़ी रुकी भी नहीं थी कि सिकंदर ने दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। उसके हाथ में वो सफेद रंग का क्रायोजेनिक बॉक्स था। दूसरे हाथ से वो लोगों को रास्ते हटाने का इशारा कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, अरे हटो सभी, रास्ता छोड़ो। सिकंदर पागलों की तरह दहाड़ कर हॉस्पिटल के मेन रिसेप्शन की तरफ भागा। हॉस्पिटल में तैनात रंगा और बाकी हथियारबंद गुर्गों ने तुरंत एक ह्यूमन शील्ड्स बना ली। सिकंदर के लिए एक सीधा रास्ता खाली कर दिया। सिकंदर लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकता था। वो उन चौड़ी सीढ़ियों की तरफ भागा जो ओटी वाले फ्लोर तक जाती थी। वो एक एक बार में 3-3 सीढ़ियां फांद रहा था। उसका भारी शरीर, पसीने से भीगा हुआ चेहरा, आंखों में वो पागलपन, यह सब किसी भी इंसान का दिल दहला लेने के लिए काफी था। वो दौड़ता हुआ उस सफेद कॉरिडोर में पहुंचा जहां ओटी नंबर 1 और 2 स्थित थे। कॉरिडोर में बड़े मालिक अपनी छड़ी के सहारे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। उनके बिल्कुल पास नीलम मल्होत्रा बैठी थी, जो अब आंसुओं से पूरी तरह सूख चुकी थी। उनकी आंखें सिर्फ ओटी के दरवाजे पर टिकी थी। तभी सिकंदर ने हाँफ कर दौड़ते हुए उनको आवाज लगाकर कहा, मालिक। उसकी आवाज सुनते ही योगेश रायचंद ने झटके से अपनी गर्दन मोड़ी। तभी सिकंदर उनके सामने आकर रुका। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से वो क्रायोजेनिक बॉक्स योगेश रायचंद के सामने कर दिया। तभी सिकंदर ने अपनी लड़खड़ती आवाज में कहा, आ गया मालिक, अमेरिका से वो इंजेक्शन आ गया। योगेश रायचंद की आंखों में एक ऐसी खौफनाक और जादुई चमक आ गई जो दुनिया जीतने वाले सिकंदर महान की आंखों में भी नहीं होती। उन्होंने बॉक्स को नहीं छुआ, बल्कि सीधे ओटी नंबर 2 के दरवाजे की तरफ इशारा करके एक ही सांस में कहा, मुझे मत दिखाओ सिकंदर, इसे सीधा अंदर ले जाओ। मेरी बहू का दिल इस बॉक्स का इंतजार कर रहा है, दौड़ो। सिकंदर ने बिना पल गंवाए ओटी नंबर 2 के उस भारी दरवाजे को एक जोरदार लात मारी और अंदर घुस गया। ओटी के अंदर डॉक्टर सेन गुप्ता और डॉक्टर खन्ना अपनी आखिरी उम्मीद हार चुके थे। मॉनिटर की लाइन अब लगभग फ्लैट होने के करीब थी। बीप बीप की लगातार आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। तभी एनेस्थेटिस्ट ने रोकर कहा, सर, वी आर लूजिंग हर। उसने इतना ही कहा कि ओटी का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। सभी डॉक्टर्स ने खौफ और हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। सिकंदर, जो किसी खूंखार राक्षस जैसा लग रहा था, वो हाँफता हुआ अंदर आया। उसे स्टरलाइजेशन या ओटी के प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं थी। सीधे ऑपरेटिंग टेबल के पास आया और वो सफेद क्रायोजेनिक बॉक्स डॉक्टर खन्ना के ठीक सामने उस लोहे की ट्रॉली पर पटक दिया। सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत से चीख कर कहा, लगाओ इसे, मेरी काव्या मैडम की सांसें वापस लाओ, लगाओ, ये इंजेक्शन है डॉक्टर। उसकी ये दहाड़ इतनी तेज थी जिससे पूरे ओटी के शीशे कांप गए। वहीं उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर खन्ना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए क्रायोजेनिक बॉक्स का डिजिटल लॉक खोला। बॉक्स खोलते ही अंदर से लिक्विड नाइट्रोजन की एक ठंडी और सफेद भाप बाहर निकली। उस भाप के बीचों बीच एक स्पेशल फोम में फंसी हुई एक छोटी सी पारदर्शी बड़ी हाई टेक वायल रखी हुई थी। उसके ऊपर लाल रंग के लेबल्स लगे थे जिस पर लिखा था, एडोनोसिन एक्स फॉर इमरजेंसी कार्डियक रीस्टार्ट ओनली। तभी डॉक्टर खन्ना ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर सेन गुप्ता, सिरिंज तैयार कीजिए जल्दी। तभी सेन गुप्ता के हाथों में अचानक एक नई बिजली आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी एक खास लंबी और बहुत ही पतली सुई वाली सिरिंज निकाली। तो ही डॉक्टर खन्ना ने बहुत ही सावधानी से अपने कांपते हाथों पर काबू पाकर उस वायल को पारदर्शी और गाढ़ा नीला लिक्विड सिरिंज के अंदर खींचना शुरू किया। डॉक्टर माथुर ने सिकंदर के पीछे धकेल कर कहा, सिकंदर भाई, आप प्लीज हट जाइए, हमें स्पेस चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही सिकंदर 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी वो आंख लगातार काव्या के उस पीले और बेजान चेहरे पर टिकी हुई थी। वहीं डॉक्टर खन्ना ने सिरिंज को हवा में सीधा करके कहा, तैयार है। तभी नर्स ने चीख कर कहा, मॉनिटर की रीडिंग चेक कीजिए सर, पेशेंट पूरी तरह से कार्डियक अरेस्ट में जा चुकी है। मॉनिटर की वो लंबी बीप की आवाज गूंजने लगी जो इंसान के मरने का ऐलान करती है। लेकिन आगे से डॉक्टर खन्ना ने अपने दांत पीस कर कहा, नहीं, अभी नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर काव्या के खुले सीने के बिल्कुल करीब जाकर उस
लंबी सुई को बहुत ही सटीकता के साथ काव्या के दिल के उस मेन चेंबर मायोकार्डियल वॉल में धीरे से घुसा दिया। इसी के साथ ओटे में खड़े हर इंसान की सांसें रुक गई। सिकंदर ने अपनी आंखें फाड़ रखी थी। तभी डॉक्टर खन्ना ने सिरिंज का प्लंजर दबाया और वह एडवांस एडिनोसिन एक्स का पूरा डोज काव्या के उस मृत हो रहे दिल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद सुई बाहर निकाली गई। तभी डॉक्टर खन्ना ने पसीने से नहाए हुए चेहरे के साथ पीछे हटकर कहा, अब हमें इंतजार करना होगा। ये इंजेक्शन हार्ट के इलेक्ट्रिकल नोड्स को एक भयंकर केमिकल शॉक देगा। यह कहते उन्होंने गहरी सांस ली। इसके बाद 1 सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड और तीसरा सेकंड बीत गया। ओटे के अंदर एक ऐसा खौफनाक और भारी सन्नाटा था जिसमें सिर्फ फ्लैट होती मशीन की लगातार आवाज आ रही थी। सिकंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या अंडरवर्ल्ड के भगवान की दौलत, वो सुपरसोनिक जेट, अमेरिका की वो हाईटेक चोरी, सब कुछ बेकार चला गया? क्या छोटे मालिक की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई? वहीं डॉक्टर सेन गुप्ता ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। लेकिन तभी साइंस, किस्मत और एक पिता के उस बेतहाशा मेहनत का वो चमत्कार हुआ जिसका इंतजार सबको था। उस लंबी और खौफनाक बीप की आवाज के बीच अचानक एक बहुत ही हल्का लेकिन साफ कड़क सा बदलाव हुआ। काव्या का बेजान शरीर टेबल पर एक बहुत ही हल्के से झटके के साथ कांप गया और फिर बीप मॉनिटर की वो फ्लैट हरी लाइन जो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी, वो अचानक एक छोटे से पहाड़ की तरह ऊपर उठी और नीचे आई। ओटी में खड़े हर डॉक्टर की आंखें झटके से उस मॉनिटर की तरफ उठ गई। बीप, एक और स्पाइक, इस बार थोड़ा और मजबूत। डॉक्टर खन्ना के मुंह से एक अवाक रह जाने वाली फुसफुसाहट निकली। उन्होंने हैरानी से कहा, ओह माय गॉड। बीप बीप बीप, और वो हरी लाइन लगातार एक रिदमिक और मजबूत पैटर्न में ऊपर नीचे होने लगी। काव्या के उस दिल ने, जो गोलियों के कहर और खून की कमी में काम करना बंद कर दिया था, वो जादुई एडोनिसिन एक्स इंजेक्शंस के केमिकल शॉक को स्वीकार कर लिया। उसके दिल की मांसपेशियां अचानक एक नई और असीम ऊर्जा के साथ सिकुड़ने और फैलने लगी। एनेस्थेटिक नर्स ने बहुत जोर से खुशी से चीख कर कहा, हार्ट रेट राइज हो रहा है, पल्स 60, 70, 85 क्रॉस कर गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल की तरफ जा रहा है। वो इतने जोर से चीख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर खन्ना खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अपने खून से सने ग्लव्स अपने हाथों से डॉक्टर सेन गुप्ता के कंधे पर जोरदार थपथपा कर कहा, डॉक्टर सेन गुप्ता, पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो रहा है, उनका मायोकार्डियम पूरी तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है। ओटे के अंदर खड़े वो सारे बेहतरीन सर्जन्स जो कुछ मिनट पहले तक योगेश रायचंद के खौफ से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो आज एक इस मेडिकल साइंस के चमत्कार को अपनी आंखों से देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। काव्या के उस पीले और सफेद पड़ चुके चेहरे पर, जहां खून की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी, वहां अचानक एक हल्की गुलाबी रंगत वापस लौटने लगी। उसके होठों का वो नीलापन धीरे धीरे कम होने लगा। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने एक और नए जोश, कमांडिंग आवाज के साथ अपनी टीम को ऑर्डर देकर कहा, क्लोज द चेस्ट राइट नाउ। हमें अब कोई रिस्क नहीं लेना है, पेशेंट पूरी तरह से खतरे से बाहर आ रही है। वहीं सिकंदर जो कमरे के कोने में खड़ा देख रहा था, उसके घुटने इस खुशी और इस भारी राहत के मारे जमीन पर टिक गए। अंडरवर्ल्ड का वो दरिंदा जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, वो आज उस ऑपरेटिंग टेबल के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसने अल्लाह का शुक्र किया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, मेरी मैडम जी वापस आ गई, छोटे मालिक की दुनिया वापस आ गई। ये कहकर सिकंदर फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगा। ये खुशी सिर्फ काव्या की जान बचने की नहीं थी, ये खुशी इस बात की थी कि आज काव्या के साथ साथ योगेश रायचंद, अभय का वो टूटा हुआ रिश्ता भी बच गया। अगर काव्या को कुछ हो जाता तो वो बाप बेटा की जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। काव्या की सांसों ने रायचंद एम्पायर को बिखरने से बचा लिया था। वहीं डॉक्टर्स ने बहुत ही तेजी और बारीकी के साथ काव्या के सीने के घाव पर टाके दिए। ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वेंटिलेटर की वो मोटी पाइप जो काव्या को आर्टिफिशियल सांसें दे रही थी, उसका प्रेशर कम हो गया क्योंकि काव्या ने अपने फेफड़े अब धीरे धीरे खुद से हवा खींचने लगे थे। इसके बाद कुछ घंटे का वक्त और बीत गया।
काव्या को इंटेंसिव केयर यूनिट के सेटअप वाले रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर खन्ना काव्या के बेड के दोनों तरफ खड़े थे। वो उसकी आंखों की पुतलियों का रिफ्लेक्स चेक कर रहे थे। कमरे की रोशनी को बड़ा मध्यम कर दिया गया। काव्या का शरीर अब भी पेन किलर्स और एनेस्थेसिया के गहरे असर में था, लेकिन वो एडोसिन एक्स इंजेक्शंस सिर्फ उसके दिल को नहीं बल्कि उसके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका था। तभी काव्या के पलकों में एक बहुत ही हल्की सी न के बराबर हलचल हुई। ये देखकर एक नर्स ने बहुत ही एक्साइटमेंट आवाज में कहा, सर, पेशेंट का ब्रेन रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस में आ रही है। उसकी ये बात सुनते ही डॉक्टर खन्ना ने आगे झुककर काव्या के कानों के पास बहुत ही कोमल आवाज में पुकार कर कहा, काव्या जी, काव्या जी, क्या आप सुन पा रही हैं? अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। लेकिन काव्या के उस सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी वही खौफनाक यादें घूम रही थी। वो गोले की आवाज, अभय का वो खून से सना सीना, वो भयानक दर्द जो उसके खुद के सीने में उठा था। लेकिन उस खौफनाक अंधेरे के बीच काव्या को एक आवाज सुनाई दी। ये डॉक्टर की नहीं थी, ये आवाज उस वादे की थी जो अभय ने उससे किया था। मैं तुम्हारी दुनिया में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। ये याद करते ही काव्या की वो लंबी घनी पलकें धीरे धीरे कांपने लगी। उसको ऐसे कांपता देखकर ओटी में मौजूद हर डॉक्टर की सांसें एक बार फिर रुक गई। लेकिन इस बार ये खौफ की नहीं बल्कि एक असीम खुशी की थी। उसमें एक भारीपन था। काव्या ने अपनी वो खूबसूरत आंखें खोल ली थी। शुरुआत में उसका विजन बड़ा धुंधला था। उसे सिर्फ कुछ हरी और सफेद परछाइयां नजर आई। कमरे में वो मध्यम रोशनी भी उसकी आंखों में जो चुभ रही थी। उसने एक बहुत ही हल्की सी कराह भरी। उसके मुंह पर लगा वो ऑक्सीजन मास्क उस कराह को दबा रहा था। तभी डॉक्टर खन्ना ने बहुत ही प्यार और खुशी से मुस्कुरा कर कहा, वेलकम बैक काव्या जी, वेलकम बैक। आप बिल्कुल सेफ हैं, आप हॉस्पिटल में हैं। उनकी आवाज सुनते ही काव्या ने अपनी पुतलियों को घुमाकर उस डॉक्टर के चेहरे को देखा। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। शरीर में सुनपन था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वो जिंदा है और वो मौत के उस अंधेरे और खौफनाक दरवाजे से लौटकर वापस रोशनी में आ चुकी है। काव्या की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गोरे गालों पर बह निकला। ये आंसू दर्द का नहीं था, ये आंसू उस रक्षक की याद का था जिसने उसे बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, अभय। काव्या के दिमाग में तो सबसे पहला ख्याल उसी का आया, लेकिन ऑक्सीजन मास्क और गले की कमजोरी की वजह से वो बोल नहीं पाई। वहीं काव्या को होश में आता देखकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी और ऐतिहासिक खुशी छा गई जिसे बयां करना नामुमकिन था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पसीने से जरूर लथपथ तो थे, उनकी आंखों में रात भर जागने की थकान तो थी, लेकिन उनके होठों पर जो मुस्कान थी वो इस बात की गहरी गवाही दे रही थी कि आज उन्होंने मेडिकल साइंस का एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। तभी एक जूनियर डॉक्टर ने खुश होकर डॉक्टर सेन गुप्ता को गले लगाकर कहा, हमने कर दिखाया सर, हमने उन्हें बचा लिया। आगे से डॉक्टर सेन गुप्ता ने गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, हमने नहीं बेटा, हमने नहीं बचाया। उन्हें बचाने वाला वो इंसान है जो बाहर उस कॉरिडोर में एक पिता और एक रक्षक बनकर खड़ा है। अगर वो जादुई इंजेक्शन अमेरिका से 12 घंटे में यहाँ नहीं आता तो आज हम इस खुशी का जश्न नहीं मना रहे होते। इसी के साथ ओटी का भारी दरवाजा खुला। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर खन्ना एक बहुत ही बड़ी, चौड़ी और राहत भरी मुस्कान के साथ बाहर आए। कमरे के कॉरिडोर में योगेश रायचंद उसी सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखें लाल थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट थी जो 20 सालों की माफिया की जिंदगी में कभी नहीं आई। नीलम मल्होत्रा भी टीवी के सहारे खड़ी थी। डॉक्टर खन्ना ने योगेश रायचंद के बिल्कुल सामने आकर एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सिर झुकाकर कहा, बड़े मालिक। उनकी आवाज सुनते ही योगेश रायचंद अपनी छड़ी के सहारे धीरे खड़े हुए। उनकी सांस अटक गई। डॉक्टर खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, वो अमेरिका वाला इंजेक्शन एक चमत्कार साबित हुआ मालिक। काव्या मैडम का दिल पूरी तरह से नॉर्मल और वो अपनी ताकत से लड़ रहा है। डॉक्टर खन्ना की आवाज में एक गूंजती हुई खुशी थी। उनकी यह बात सुनते ही नीलम मल्होत्रा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी डॉक्टर माथुर ने आगे कहा, वो होश में आ गई मालिक। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। आपने आपने अपनी बहू की जान बचा ली मालिक।
यह सुनते ही योगेश रायचंद के हाथ में वो सोने की मुट्ठ वाली छड़ी छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। अंडरवर्ल्ड का वो भगवान जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती थी, आज वो वहीं कॉरिडोर के फर्श पर सजदे में गिर गया। योगेश रायचंद ने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए, अपना सिर फर्श पर लगा दिया। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उनके उन आंसुओं में सब कुछ कह दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया था और उन्होंने अपने बेटे की दुनिया को उजड़ने से बचा लिया था। तब नीलम मल्होत्रा दौड़कर आई, उन्होंने योगेश रायचंद के कंधे पर हाथ रखा। उन दोनों के बीच की वो सारी नफरत, वो सारा गुस्सा आज इस एक खुशी के पल में खत्म हो गया। तब नीलम जी ने रोकर कहा, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया, आपने एक माँ की दुनिया बचा ली। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी योगेश जी। मैं खुद अभय को आपके पास लेकर आऊंगी। मैं खुद उस बेटे को आपके पिता से, अपने पिता से मिलवाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर आगे से योगेश रायचंद धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। योगेश रायचंद ने सिकंदर की तरफ देखकर एक भारी और प्यार भरी आवाज में कहा, मुझे मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। अब मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूँ कि उसकी पिता उसकी खुशियों का कातिल नहीं बल्कि उसका रक्षक है। ये कहते हुए सिकंदर के साथ अभय से मिलने के लिए जाने लगे। इसी समय ओटी नंबर 1 में अभय अभी भी दर्द और नफरत की आग में जल रहा था। उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन काव्या की वो तड़प उसे पूरी तरह से सोने ही नहीं दे रही थी। उसका दिमाग बार बार खौफनाक मंजर पर जा रहा था। तभी ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर माथुर दौड़कर अंदर आए। उनके चेहरे की वो चमक देखकर अभय के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। अभय ने अपनी धुंधली आंखों से डॉक्टर की तरफ देखा। तभी डॉक्टर माथुर ने अभय के बेड के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, मिस्टर रायचंद। तभी आगे से अभय ने कांपती हुई आवाज में कहा, काव्या। अभय की आवाज में एक ऐसा खौफ था कि वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। वहीं डॉक्टर माथुर ने एक बहुत ही प्यारी चौड़ी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाकर खुशी से कहा, वो बच गई है मिस्टर रायचंद। वो जादुई इंजेक्शन अमेरिका से बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। काव्या जी का हार्ट पूरी तरह नॉर्मल पंप कर रहा है। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली है, वो होश में है। ये खबर अभय के कानों में किसी जन्नत की बारिश की तरह गिरी। उसने धीरे से कहा, काव्या, मेरी काव्या बच गई। अभय के मुंह से एक सिसकी निकली। उसकी आंखों में जो आंसू बहे वो दुनिया की हर दौलत, हर सुकून से ज्यादा कीमती थे। उसके सीने का वो दर्द, वो गुस्सा और वो सारी नफरत एक पल में हवा हो गई। उसकी दुनिया वापस आ गई थी। उसकी काव्या जिंदा थी। तभी अभय ने खुशी के आंसुओं के बीच तड़प कर कहा, डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे मुझे उसे देखना है। उसकी ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर ने अभय के बालों को सहलाकर कहा, आप उन्हें जरूर देखेंगे मिस्टर रायचंद, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जादुई इंजेक्शन अमेरिका से यहाँ 12 घंटे के अंदर कैसे आया। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर पीछे हटे। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा, दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़े हैं मिस्टर रायचंद। वो शख्स अपनी पूरी दौलत, अपना पूरा एम्पायर, अपनी पूरी ताकत लगाकर आए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहू की आंखें खुले। वो शख्स जिसे आप अपने कातिल समझ रहे थे, वो आज अपनी आपकी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बनकर बाहर खड़ा है। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? उनकी ये बात सुनते ही अभय का दिल एक अजीब सी और बहुत गहरी जज्बाती धड़कन के साथ धड़क उठा। उसके दिमाग में अपने पिता की वो लाचार आंखें, वो सफाई देने की कोशिश, वो आंसू याद आने लगे जिन्हें उसने गुस्से में झटक दिया था। आज उसे समझ आ गया था कि योगेश रायचंद ने अपने बेटे की मोहब्बत के लिए क्या किया। अभय की आंखों से आंसुओं की एक और धारा बह निकली। उसने कांपते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। अभय ने बहुत ही धीमी लेकिन एक बेटे की प्यार भरी आवाज में कहा, भेज दीजिए, मुझे मुझे अपने पिता से मिलना है। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर माथुर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हॉस्पिटल के अब कमरे में कोई नफरत, कोई माफिया, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं बचा था। वहां सिर्फ एक बेटा था जो अपने पिता के गले लगकर अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता था। दरवाजे के उस पार एक पिता था जो अपने बेटे की उस मुस्कान के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़कर वापस आया था। तभी ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 का भारी नीले रंग का दरवाजा जब बहुत ही धीमी गति से बिना किसी आहट के खुला, तो कमरे के अंदर का वो सर्द और खौफनाक सन्नाटा जैसे एक अजीब सी गर्माहट में तब्दील हो गया। बेड पर लेटे हुए अभय की सांसें एक पल के लिए अटक गई। उसकी नजरें उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसके दिल की धड़कन ईसीजी मॉनिटर पर एक तेज बीप बीप के साथ छलांग लगा रही थी।
उसके सीने में गोलियों के वो गहरे और ताजे घाव थे जिनमें बेतहाशा दर्द था। लेकिन इस वक्त वो दर्द उसके दिल में उठ रहे जज्बातों के तूफान के सामने बिल्कुल बोना लग रहा था। दरवाजे की चौखट पर वो शख्स आकर खड़ा था जिसके नाम से पूरी दुनिया की सरकारें, अंडरवर्ल्ड का हर खूंखार सिंडिकेट कांपता था। ये थे योगेश रायचंद, बड़े मालिक। लेकिन आज दरवाजे पर खड़ा वो इंसान कोई अंडरवर्ल्ड का भगवान नहीं था। आज वो कोई ऐसा बेदर्द और खूंखार माफिया डॉन नहीं था जो लाशों के ढेर पर बैठकर अपनी सत्ता चलाता हो। आज वो सिर्फ एक पिता था। तभी आगे से अभय ने अपनी धुंधली और आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता को देखा। योगेश रायचंद की हालत किसी युद्ध के मैदान से लौटे थके हारे सिपाही के जैसे थी जिसने अपनी सारी ताकत, अपनी रूह, अपने परिवार को बचाने में लगा दी। उनके शरीर पर वो काले रंग की भारी टैक्टिकल वेस्ट अभी भी थी। उसकी सफेद शर्ट पर रशियन स्नाइपर फैंटम का वो गहरा गाढ़ा खून लगा था। उनके चेहरे पर 20 सालों की वो झुर्रियां आज और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। उन आंखों में जिनमें हमेशा मौत का खौफ नाचता था, आज सिर्फ बेबसी, तड़प और एक अथाह प्यार छलक रहा था। योगेश रायचंद ने कांपती हुई सांस ली। उनकी उंगलियों की पकड़ अपनी उस सोने की मुठ वाली छड़ी पर ढीली पड़ गई। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उनके भारी बूटों की आवाज उस खामोश ओटी में गूंजने लगी। हर एक कदम के साथ पिछले 3 सालों की वो दूरियां, वो नफरत और वो गलत फहमियां टूट कर फर्श पर गिर रही थी। अबे उन्हें अपनी तरफ आते देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे कुछ घंटों पहले इसी कमरे में उसने अपने इसी पिता का हाथ झटक दिया था। उसने उन्हें अपनी काव्या का कातिल भी कह दिया था। उसने उन्हें नफरत भरी गालियां दी। बदले में इस पिता ने क्या किया? अपनी सत्ता, अपनी दौलत, अपना गुरूर, सब कुछ दांव पर लगाकर काव्या के लिए वो जादुई इंजेक्शन अमेरिका से बाहर आने के 12 घंटे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। योगेश रायचंद आकर अभय के बेड के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। दोनों के बीच कुछ पलों तक ऐसा गहरा और खामोश सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ दो धड़कते हुए दिलों की आवाज सुनी जा सकती थी। योगेश रायचंद की आंखें अभय के उस पीले पड़े हुए चेहरे, उसके सीने पर बंधी उस खून से सफेद पट्टियों और उसके चेहरे पर लगे ऑक्सीजन मास्क को देख रही थी। एक पिता के लिए अपनी औलाद को इस तरह गोलियों से छलनी देखना दुनिया का सबसे बड़ा नर्क होता है। योगेश राजचंद के होठ कांपे। उनकी वो खौफनाक और सर्द आवाज एक सिसकी में बदल चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अभय। यह एक शब्द नहीं था, एक पिता के रूह से निकली एक ऐसी चीख थी जिसने ओटे की हवा को भी रुला दिया। अभय की आंखों से आंसुओं का वो सैलाब जिसे वो अब तक रोके हुए था, वो अचानक बांध तोड़कर बह निकला। उसने धीरे से हकला कर कहा, पापा। अभय के सूखे और कांपते हुए होठों ने 3 साल बाद यह शब्द निकाला था, पापा। इस एक शब्द ने योगेश रायचंद के उस मजबूत, फौलादी और चट्टान जैसे शरीर को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। योगेश रायचंद के हाथ से वो कीमती छड़ी छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। अंडरवर्ल्ड का वो सबसे खूंखार और बेताज बादशाह, जिसके सामने मौत भी सिर झुकाती थी, आज वो अपने ही बेटे के बेड के पास घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने अपने दोनों हाथ कांपकर आगे बढ़ा दिए। अभय के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच थाम कर कहा, मेरे बच्चे, मेरा शेर, मुझे माफ कर दे अभय, मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी उस खूनी दुनिया की परछाई ने मेरे बच्चे के सीने को छलनी कर दिया। मैं एक बहुत बुरा पिता हूं। मैं तेरी खुशियों की हिफाजत नहीं कर पाया। ये कहते हुए योगेश रायचंद फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे। उनके आंसू अभय के चेहरे पर गिर रहे थे। उनकी यह बात सुनकर आगे से अभय ने भी रो कर कहा, नहीं नहीं पापा, नहीं। अभय भी सिसक कर रो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से सीने के उस भयंकर दर्द को बर्दाश्त किया और अपना वो बायां हाथ उठाया जिसमें ड्रिप लगी थी। उसने अपने पिता के कांपते हुए हाथों पर रख दिया। अभय ने माफी मांग कर कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए पापा। मैं कितना बड़ा अंधा था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने उस इंसान को कातिल समझ लिया जो मेरी काव्या की एक सांस के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ रहा था। मैंने आपका हाथ झटक दिया था पापा। मैंने आपको वो गालियां दी जिसके आप हकदार नहीं थे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभय की आवाज में एक ऐसा गहरा पछतावा था और दर्द था जो सीधे दिल को चीर रहा था। अभय ने अपने पिता का वो हाथ जिसे उसने कुछ देर पहले झटकारा था और वो उसे पकड़कर अपने होठों से लगा लिया, चूमने लगा।
उसने रोकर कहा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं पापा, मैंने आपको सिर्फ सिर्फ गलत समझा। उसकी ये बात सुनकर आगे से योगेश रायचंद ने झटके में अपना सिर उठाया, अभय के माथे को चूम लिया। उनके आंसू अभय के गालों पर मिल गए। योगेश रायचंद ने अपने आंसू पोंछ कर एक गहरी जज्बाती मुस्कान के साथ कहा, तो उस दुनिया का सबसे बेहतरीन बेटा है अभय। एक पति होने के नाते तेरी वो नफरत बिल्कुल जायज थी। अगर मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। लेकिन अब सब कुछ ठीक है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है। ये कहते हुए योगेश रायचंद धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अभय के माथे को सहलाकर उसे बड़ी और सुकून भरी खबर देकर कहा, तेरी काव्या मेरी बहू, अब वो बिल्कुल सुरक्षित है अभय। वो अमेरिकी इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया। काव्या की धड़कन वापस लौट आई। उसने अपनी आंखें खोल ली। वो खतरे से पूरी तरह बाहर है बेटा। योगेश की आंखों में एक अजीब सी चमक और राहत थी। ये सुनकर अभय का पूरा शरीर जैसे एक असीम शांति और सुकून से भर गया। उसकी बंद आंखों के सामने काव्या का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसके पिता ने जो चमत्कार किया था, उसने अभय की पूरी दुनिया को नई जिंदगी दे दी। अभय ने आंखें बंद करके कहा, थैंक यू पापा, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी काव्या को हमेशा के लिए खो देता। तभी योगेश रायचंद ने बेड के किनारे बैठकर कहा, तूने मेरी दुनिया को एक बार फिर से रोशन कर दिया अभय। ओटे के उस बंद और खामोश कमरे में अब उन दोनों के बीच एक गहरी, सच्ची और रूहानी बातचीत शुरू हुई, जो पिछले 3 सालों से रुकी हुई थी। योगेश रायचंद ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी समझ और गहराई थी जो इस बात की गवाही दे रही थी कि अभय ने अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से अपना लिया है। तभी योगेश रायचंद का चेहरा अचानक बहुत ही गंभीर, शांत और संकल्पित हो गया। उन्होंने अभय का हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ा। उनकी आंखों में वो सारा गुरूर, वो सत्ता की भूख और अंडरवर्ल्ड का पूरा तख्त एक पल में राख होता हुआ नजर आ रहा था। योगेश रायचंद ने अपने बहुत ही भारी लेकिन बड़ी स्पष्ट और फौलादी आवाज में कहा, अभय, मैंने आज अपनी आंखों से तुम्हें, अपनी बहू को मौत के उस खौफनाक दरवाजे पर तड़पते देखा। आज जब मैं उस रशियन स्नाइपर की हड्डियां तोड़ रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये खून खराबा, ये अंडरवर्ल्ड का तख्त, ये रूस और कनाडा की दुश्मनी, इन सब का क्या फायदा अगर मेरा ही खून इन गोलियों का शिकार हो जाए। अबे बहुत ही ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रहा था। वहीं योगेश रायचंद की आंखों में एक नई उम्मीद और एक बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, तभी सिकंदर ने मुझे सही राह दिखाई अभय। मैं आज इसी वक्त इस हॉस्पिटल के कमरे में तुमसे एक वादा करता हूँ। ये कहकर योगेश रायचंद ने गहरी सांस ली। वो ऐतिहासिक ऐलान कर दिया, जिसे सुनने के लिए दुनिया की कई सरकारें तरसती थी। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं ये खूनी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। उनके शब्द ओटे की हवा में किसी जादुई गूंज की तरह फैल गए। उन्होंने आगे कहा, मैं वो अंडरग्राउंड किला, वो हथियारों की तस्करी, वो सारे सिंडिकेट्स, वो माफिया का तख्त, सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये कहते योगेश रायचंद की आवाज में एक पिता का वो सच्चा आत्मसमर्पण था, जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उन्होंने अभय की आंखों में देखकर कहा, मुझे सोलोनिक और कुपैटो से कोई बदला नहीं चाहिए। मुझे वो रूस और कनाडा के एम्पायर नहीं चाहिए। अगर उन दोनों को लगता है कि उन्होंने मुझ पर हमला करके मुझे डरा दिया, तो मैं उन्हें ये जीत सौंपने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए अभय, मुझे मेरा परिवार चाहिए। ये कहते हुए योगेश की आंखों में फिर से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सिसक कर कहा, मैं अपनी सारी दौलत समेट कर हम सबको कहीं बहुत दूर किसी ऐसे शांत देश में लेकर जाऊंगा, जहां हमारे परिवार पर कोई खूनी साया न पड़े। हम सब, तुम, काव्या की माँ और मैं, हम सब एक साधारण, खुशहाल और आम परिवार की तरह रहेंगे, जहां कोई बंदूक नहीं होगी, कोई स्नाइपर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी और काव्या की उस शांत दुनिया के लिए अपनी एक खूनी पहचान हमेशा के लिए मिटाने के लिए तैयार हूं। बस बस तू मेरे पास वापस लौटा मेरे बच्चे। ये एक पिता का वादा, ये त्याग और ये बेबसी दुनिया की किसी भी महान कहानी से ज्यादा सच्ची और गहरी थी। योगेश रायचंद, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, वो आज अपने बेटे के प्यार की खातिर अपना पूरा वजूद मिटाने को तैयार था। ओटी में एक बहुत ही भारी सन्नाटा छा गया। अभय की नजरें अपने पिता के चेहरे पर टिकी हुई थी।
उसने देखा कि उसका पिता सच में टूट चुका है। वो सच में एक खून खराबा छोड़ना चाहता है। लेकिन उन 7.62 mm की स्नाइपर गोलियों ने सिर्फ काव्य और अभय के सीने को नहीं चीरा था, बल्कि उसने अभय के अंदर सोए उस असली छोटे मालिक को, उस दरिंदे को और उस खौफनाक रक्षक को हमेशा के लिए जगा दिया था। अभय का वो चेहरा जो अभी तक आंसुओं से भीगा था, जो अभी तक एक मासूम छोटे बच्चे जैसा अपने पिता से प्यार मांग रहा था, वो अचानक पलक झपकते ही ऐसी खौफनाक, सर्द और प्रलयंकारी शांति में बदल गया, जिसे देखकर साक्षात मौत भी कांप जाए। अभय की आंखों में वो आंसू एक पल में सूख गए। उन नम आंखों की जगह अब एक ऐसी जलती हुई खूनी और लाल आग ने ले ली, जिसे देखकर योगेश रायचंद खुद एक पल के लिए सिहर उठे। अभय ने अपने पिता के उस कांपते हुए हाथ को, जो उसके हाथ पर रखा हुआ था, बहुत ही मजबूती से एक लोहे की जकड़ की तरह कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी भयानक थी कि योगेश रायचंद को अपने ही बेटे की ताकत का एहसास होने लगा। तब अभय ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा, नहीं। अभय के होठ बहुत धीरे से हिले। उसकी आवाज अब वो फटी हुई और रोती हुई सिसकियों की आवाज नहीं थी। उसकी आवाज अब एक ऐसी दृढ़, भारी और गूंजती हुई और सर्द दहाड़ में बदल चुकी थी, जो सीधे किसी शैतान की हल्क से निकलती है। अभय ने अपने पिता की आंखों में बिल्कुल सीधा और खौफनाक तरीके से घूर कर कहा, नहीं पापा, नहीं, इस बार आप कुछ नहीं छोड़ेंगे और इस बार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर योगेश रायचंद की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने चौंक कर पूछा, अभय, तू तू क्या कह रहा है बेटा? अभय ने अपने सीने के उस असहनीय दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका वो कमांडो और हिटमैन वाला शरीर अब वापस अपने घावों से नहीं, बल्कि बदले की उस भयानक आग से एनर्जी ले रहा था। उसने धीरे से कहा, आपने कहा कि इस खूनी दुनिया को छोड़ देंगे, आप उन्हें माफ कर देंगे। ये कहते हुए अभय के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी, खूंखार और रूह कपा देने वाली मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, जिन लोगों ने मेरी काव्या के सीने में गोली उतारी, जिन लोगों ने मेरी दुनिया के दिल पर वार किया, उन्हें माफी नहीं मिलती। उन्हें मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अभय की आंखों में वो अंडरवर्ल्ड का छोटा मालिक पूरी तरह से जाग चुका था। वो बागी बेटा जो हथियारों से नफरत करता था, आज वो खुद साक्षात हथियार बन चुका था। अभय ने एक एक शब्द को चबाकर बहुत ही खतरनाक लहजे में कहा, आपने मेरी काव्या की जान बचाई पापा, लेकिन मेरी काव्या के शरीर में जो खून इस मल्होत्रा मैंशन के फर्श पर बहा है, उस खून की एक एक बूंद का हिसाब अब मैं खुद लूंगा पापा। योगेश रायचंद का पूरा शरीर अपने ही बेटे के इस खौफनाक अवतार को देखकर सुन पड़ गया। उन्होंने अभय को कभी इस रूप में नहीं देखा था। ये वो अभय नहीं था जो शांति मांगता था। ये वो अभय था जो अब कयामत लाने वाला था। अभय ने अपने पिता के हाथ को जोर से दबाकर कहा, आपने सच कहा पापा। अलेक्जेंडर सोलोनिक और मार्टिनो कुपेटो, रशियन घोस्ट और कनाडाइन सिंडिकेट, इन्होंने सोचा कि वो योगेश रायचंद के बेटे को मारकर आपके उस खौफनाक एम्पायर की जड़ें काट देंगे। इन्होंने सोचा कि मैं कमजोर निहत्ता घर जमाई हूं, जो सिर्फ छुप कर जी रहा है। ये कहते हुए अभय ने गहरी सांस ली। उसके सीने के टांके खींच रहे थे, लेकिन उसका दर्द उसके गुरूर के सामने कुछ भी नहीं था। उसने आगे कहा, लेकिन वो भूल गए पापा कि जिस शेर के बच्चे को शिकार को वो बनाने आए हैं, उसकी रगों में आपका वही खून, पागल और खूंखार खून दौड़ रहा है। उन्होंने आप पर वार नहीं किया है, उन्होंने साक्षात मौत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अभय की आवाज अब एक ऐसे फरमान में बदल चुकी थी जो पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड का इतिहास पलटने वाला था। अभय ने बहुत ही दृढ़ता और कमांडिंग आवाज में हुक्म देकर कहा,